नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो ईवीएस से कुछ सवाल इसमें जो है बन जाते हैं ईवीएस में। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण जो है होता क्या है। जब पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाई जाती है, जब वो मानव जनित क्रियाकलापों के माध्यम से पहुंचती है तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अगर प्रदूषण मानव जनित क्रियाकलापों के माध्यम से हो रहा है तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, ये सब जो है। इसके बाद एक वर्ड होता है पर्यावरण अवनयन। ठीक है, जब पर्यावरण को प्राकृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से क्षति उत्पन्न होती है तो उसे हम कहते हैं पर्यावरण का अवनयन हो गया है। ठीक है, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब चीज़ें जो हैं पर्यावरण अवनयन कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जो पौधों और जीवन के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कि प्रदूषक क्या होते हैं। ठीक है, लिखा है प्रदूषक क्या होते हैं। प्रदूषण जिनके द्वारा फैलता है उसे जो है हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ, यहाँ पर लिखा है ना, वे पदार्थ जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। कहने का मतलब यही कि प्रदूषण जिनके द्वारा फैलता है उसे प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर प्रदूषक जो होता है किसी विशेष स्थान पर कारक होता है, और जबकि जो प्रदूषण होता है वो उसका प्रभाव होता है। ठीक है, प्रभाव के आधार पर जो है प्रदूषक को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका एक है आपका प्राथमिक प्रदूषक, जिसे हम प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण के ऐसे प्रदूषक जो उपस्थित होकर अपने प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रभावित करने लगते हैं उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। मतलब जैसे समझ लीजिए, जैसे स्रोत से, जैसे मतलब जो सोर्स है उससे जो सीधा निकला और इन्वायरमेंट में पहुंच गया उसको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम किसी चीज़ का आंशिक दहन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड, और जैसे चिमनी का जो धुआं होता है उसमें कार्बन ऑक्साइड और जो है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, और फ्लाई ऐश, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, द्वितीयक पोल्यूटेंट के बारे में जान लेते हैं। द्वितीयक पोल्यूटेंट क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं जिसको। ये पर्यावरण के वे प्रदूषक जो किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करके अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि ये सीधे सोर्स से निकल के पर्यावरण में नहीं आते हैं। ये प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में या पर्यावरण के अन्य घटकों से क्या करते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, अभिक्रिया करके ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। ठीक है, जैसे NO2 प्लस सनलाइट, ये क्या मिल गया? ओजोन बना दिया। ठीक है, प्लस अदर पोल्यूटेंट। इसी प्रकार से कोहरा, H2SO4, ठीक है, परऑक्सी एसिड नाइट्रेट और अम्ल वर्षा, ये सब जो है सेकेंडरी जो है पोल्यूटेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा पोल्यूटेंट क्या होता है। आगे चलते हैं, प्रदूषकों के प्रकार। ठीक है, अपघटन के प्रकार पर मतलब इसे क्या कहते हैं? अपघटन के प्रकार पर सबसे पहले इसे हम कहते हैं जैव अपघटनीय या बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसे प्रदूषक जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित किए जाते हैं। ऐसे प्रदूषक जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आसानी से सड़ा गलाकर नष्ट किए जा सकते हैं, उसे कहते हैं अपघटनीय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिसका जीवाणु और कवक द्वारा अपघटन होता है, जैसे सीवेज, जैविक कचरा, गोबर, कागज, लकड़ी, है ना, मृत जीवों के शरीर का जो है अवशेष, रसोई घरों का कचरा और कागज़ का थैला इत्यादि इत्यादि चीज़ें जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल कहलाती हैं। आगे दोस्तों हैं जैव अनअपघटनीय। ठीक है, जिनका अपघटन संभव नहीं है, मतलब वे तत्व जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं किए जा सकते, उन्हें अनअपघटनीय प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे होता है क्या आपका प्लास्टिक,
पॉलीथीन, पारा, ठीक है, शीशा, डीडीटी, प्लास्टिक की बोतल, ठीक है, ये सब चीज़ें जैव अपघटनीय कहलाती हैं। ठीक है, मतलब इनके ऊपर जीवाणुओं और जो है अपघटक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये आसानी से जो है अपघटित नहीं होती हैं और ये पर्यावरण पर जो है मतलब स्थल पर जो है बहुत लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहती हैं। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण के जो प्रकार हैं उन प्रकार में सबसे पहला प्रदूषण है, आपको बता दें, ये है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण क्या होता है, सबसे पहले जानिए, जो हमारा वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण होता है और यह पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। इन्हीं मिश्रण में किसी भी प्रकार के अवांछनीय परिवर्तन प्रतिकूल वातावरण का निर्माण कर देता है, जिसे जो हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि वायु में अवांछनीय पदार्थ के मिलने से उसकी गुणवत्ता में कमी आना, ठीक है, वायु प्रदूषण कहलाता है। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, पहला हो सकता है मानवीय कारण। ठीक है, पहला हो सकता है मानवीय कारण और दूसरा हो सकता है प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण में क्या हो सकता है, वाहनों का धुआं, जीवाश्म ईंधन का दहन और उद्योगों से निकला हुआ सीधा धुआं या कचरा जो है छोड़ दिया जाए पानी में तो उससे भी प्रदूषण होता है। मतलब ये सब मानवीय क्रियाएं हैं। और एक एग्जाम्पल है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मानवीय क्रिया है, तो उसमें दे देगा कि झूम कृषि। ठीक है, ये भी जो है वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक के अंदर बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट, वनों में लगने वाली आग, ये सब प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। ठीक है, अब प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके प्रभाव क्या हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, इसका स्रोत होता है कि ईंधन के अधूरे दहन से, मतलब जैसे कोई लकड़ी जला रहे हैं आप या कुछ भी चीज़ जला रहे हैं उसका आंशिक दहन हो, ठीक है, उससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दमघोटू गैस भी कहते हैं। ये क्या करती है, हमारे रक्त में जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर O2 का जो परिवहन होता है उसको बाधित कर देती है, जिससे जो है सांस लेने में समस्या आती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की तुलना में 250-300 गुना जो है तेज ये घुलता है और रक्त दाब घटने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से खांसी, दमा आदि चीज़ें जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल की सबसे खतरनाक जो है, ये सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक है। इसका जो है प्रभाव जो है, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है इसके, सांस लेने में समस्या होती है। ठीक है, आगे आज जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने में सबसे जो है प्रमुख, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन का जो दहन होता है उससे, और श्वसन, मतलब जब हम करते हैं तो उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो है बाहर निकालते हैं। यह हमारे, इसको कह सकते हैं कि जब इस गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ने लगती है तो इससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। आगे है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये जो है रिफाइनरी या जीवाश्म ईंधन से निकलता है। इसके बस पूछता है कि जो है इससे क्या क्या नुकसान है, प्रभाव क्या है। तो ये सबसे पहले तो अम्ल वर्षा का ये मुख्य कारण है। जैसे ऐतिहासिक कीमिया, अब जैसे समझिए, जब जीवाश्म ईंधन जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है ऊपर वातावरण में जाएंगे और जब ये बाद में जो है जल वाष्प से क्रिया करेंगे तो जैसे H2SO4 और HNO3 जैसे अम्ल बनाएंगे। अब जब ये ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल पे गिरेंगे तो उनको क्या करेंगे, उनके जो रंग है, वास्तविक रंग है, उनको परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, जैसे ताजमहल का पीला होना। फिर आगे बात करते हैं मीथेन या मार्स गैस, जो है इसको जो है सेकंड जो है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, यह दलदली क्षेत्र, धान के खेत, पशुओं की जुगाली और कोयले की खदानों में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से
ज़्यादातर निकलता है। ठीक है, समताप मंडल, इसका जो प्रभाव होता है यही पूछा जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण और हानिकारक यूवी रेज, ठीक है, ये जो है सीधा क्या करता है, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जो है कर पैदा करता है। ठीक है, फिर आगे बात करें हम निलंबित कणकीय पदार्थ। ठीक है, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ये वायु में सूक्ष्म कण है। सबसे खतरनाक जो होता है वो PM2.5 होता है और ये श्वसन संबंधी जो है अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर देता है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है दूसरी खतरनाक वायु प्रदूषक है और सबसे बड़ी वायु प्रदूषक है, जिसका वायु प्रदूषण में 20% योगदान होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्य रूप से तेल शोधनशालाओं द्वारा होता है। यह आंशिक रूप से अन्य सभी दहन क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होता है, जैसे कोयले का दहन, जीवाश्म अवशेष का दहन। यह गैस जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो खांसी, दमा, हार्ट अटैक जैसी समस्या जो है जन्म लेती है। ठीक है, ये हमारा वायु प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण के सूचक क्या होते हैं, ठीक है, आगे हम बात करेंगे। वायु प्रदूषक के जो सूचक होते हैं उनमें सबसे पहले है, जो वायु प्रदूषक का जो सूचक है वो है लाइकेन। लाइकेन क्या करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा संकेतक होता है, जो कि हम कह सकते हैं सबक और कैवाल का सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब सहजीवी संबंध जो है प्रदूषण मतलब शो करता है। जहाँ प्रदूषण अधिक होगा वहाँ लाइकेन की जो उत्पत्ति होगी वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे समझ में आ जाता है कि वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यही होता है कि ये बताता है कि हवा की गुणवत्ता को, मतलब हवा की गुणवत्ता कैसी है ना, हवा की गुणवत्ता कैसी है। तो इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है CPCB, मतलब केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है। ठीक है, तो इसमें शामिल जो प्रदूषक हैं वो 8 प्रकार के हैं, PM2.5, PM10 और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और जो है PB। ठीक है, और आगे चलते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं जल नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, ये पूछा जाता है सीधे सीधे। और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 में आया था। आगे चलते हैं दोस्त, हम लोग बात करेंगे जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण ये होता है कि जब कोई बाहरी पदार्थ या प्रदूषक पानी के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। ये होता कैसे है कि उद्योगों से निकला हुआ कचरा जब पानी में, नदियों में सीधे रूप से छोड़ दिया जाता है तो उससे जो है पानी के रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ, छोटे जीव जंतु जो हैं प्रभावित हो जाते हैं और उसको पीने से गाय, भैंस, मतलब जो भी जीव जंतु हैं पीने के बाद सबको जो है प्रदूषित कर देता है ना। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर जल पूछ रहा है। जल जो है पृथ्वी पर जो है 97.3% जो है लवणीय जल है, जो कि समुद्रों में पाया जाता है। और मीठा जल जो कि फ्रेश वाटर कितना है, 2.7%। इसमें भी 2.7 का लगभग 75% जो है ये ग्लेशियरों में पाया जाता है और 1% जो है पीने योग्य भूमि है। ठीक है, तो जल प्रदूषक के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जल प्रदूषक के कुछ मानवीय कारण हैं और कुछ प्राकृतिक कारण हैं। तो मानवीय कारण में जो है मानवीय कारण हैं और कुछ प्राकृतिक कारण हैं। तो मानवीय कारण के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले घरेलू अपमार्जक। ठीक है, घरेलू अपमार्जक में क्या, डिटर्जेंट, साबुन, ये सब चीज़ें हो गई। वाहित मल, मतलब सीवेज का नदियों झीलों में मिलना, मतलब जो सारी गंदगी को सीधा जो है नदियों या झीलों के संपर्क में रख दिया जाता है तो सारा का सारा पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक उत्सर्जन, उद्योगों से निकला हुआ रासायनिक अपशिष्ट जो है मानवीय कारक है। तेल का रिसाव, जहाज़ों से जो तेल का रिसाव होता है। इसके बाद उर्वरक और कीटनाशक, ये क्या होता है, कृषि रसायन जो है का बहकर मिलना। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयोग उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग भी जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, आगे है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में जैविक कचरा जैसे पत्तियाँ, मृत जीव जंतु जो है ऐसे ही पानी में छोड़ दिया जाता है तो ये सब पानी को जो है प्रभावित करते हैं। अम्ल वर्षा हो गया और ज्वालामुखी राख, ठीक है, विस्फोट से जो राख निकलती है
वो भी जो है जल प्रदूषण का कारक बनती है। ठीक है, तो जल प्रदूषक के जो प्रभाव होते हैं क्या क्या होता है। मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव, भारी धातुओं का प्रभाव। जैसे ये देखिए सीधे जो है पूछे जाते हैं कि पारा से क्या होता है। पारा से आपका मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम से क्या होता है, इटाई रोग होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, और नाइट्रेट से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथेमोग्लोबिनेमिया होता है, O2 की कमी हो जाती है। ठीक है, ये जो है ये पैसे पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है, इसको जो है आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। और ये सीधे कई बार पूछा गया है, कई टेट में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन होता है पोषक तत्व की जब वृद्धि होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो उसमें शैवाल का प्रस्फुटन होता है, मतलब एल्गी ब्लूम होता है, मतलब अनियंत्रित वृद्धि। तो इससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश बाधित हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जलीय जीव जो है मर जाते हैं। उसके बाद है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। यह जल प्रदूषण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। यह कुछ विषाक्त पदार्थ जैसे DDT और पारा जलीय खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हुए जमा होते हैं। उनकी सांद्रता जो है शीर्ष उपभोक्ताओं में कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, जल प्रदूषण को मापने के तरीके। सबसे पहला है डिजॉल्व ऑक्सीजन। यह जलीय जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है। ऑक्सीजन की कम मात्रा अक्सर कार्बनिक पदार्थ का संकेत देती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हैं कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। ठीक है, जब हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा तो फ्रेश वाटर होगा, और जब लो होगा तो ये पॉल्यूटेड होगा। दुनिया भर के इसमें जो है अपशिष्ट पदार्थ आ जाएंगे और क्या करेंगे, ये शो करता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इसमें कम है। ठीक है, उसके बाद है जैव ऑक्सीजन मांग, मतलब क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये क्या होता है, ये मापता है कि पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर उच्च BOD स्तर है तो उच्च कार्बनिक प्रदूषण का संकेत देता है। ठीक है, कहने का मतलब कि O2 जो है पानी में कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो ये होता है, ये BOD के समान ही होता है, लेकिन इसमें सभी प्रकार के ऑक्सीकरण योग्य पदार्थ जैसे जैविक और अजैविक को शामिल किया जाता है। यह जो है कार्बनिक प्रदूषक का एक और माप है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ही जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है मापी जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है दोनों पदार्थ के अपघटक शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्त, आगे है ये मृदा प्रदूषण, है ना। तो मृदा प्रदूषण मतलब क्या होता है कि जब हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण। तो इसमें जो लिखा है देखिए, मिट्टी की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो उसकी गुणवत्ता को कम करता है और पौधों एवं जीवों के लिए हानिकारक होता है, उसे कहते हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। मृदा प्रदूषण के दो कारक हैं, एक मानवीय और एक जो है प्राकृतिक। मानवीय कारण में क्या हो सकते हैं, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब उद्योगों से निकला हुआ कचरा जो है आप जो है भूमि पर छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे जो है जहरीले रसायन और क्या है, भारी धातुएं और पारा, शीशा जो है ये सब पड़े रहते हैं। कृषि अपशिष्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग जो है, या खरपतवारनाशी का उपयोग जो है, ये भी एक कारण बनता है। फिर है घरेलू कचरा, प्लास्टिक, कांच, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और अन्य जैव अपघटनीय पदार्थों का जो है, नॉन अपघटनीय पदार्थ जो हैं, मतलब गैर जैव अपघटनीय पदार्थों का, ये सभी प्रदूषण करते हैं। वनोन्मूलन, मतलब वनों की अत्यधिक कटाई से क्या होता है, मिट्टी का जो है कटाव बढ़ता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इरोजन। ठीक है, प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं, अम्ल वर्षा, है ना, वायु प्रदूषण के कारण बनी अम्लीय वर्षा मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। और
इसके बाद है भूस्खलन। प्राकृतिक आपदाओं से मिट्टी की संरचना और गुणवत्ता में जो है बदलाव आ जाता है। भूस्खलन हुआ, वहाँ की उर्वरक मिट्टी खिसक गई, तो वहाँ पर जो है मिट्टी की संरचना और जो गुणवत्ता है बदल जाती है ना। आगे चलते हैं दोस्त, आगे है जो है, इसके बाद आगे है मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा की उर्वरता में कमी, ये ऐसे ही पूछेगा, मृदा की उर्वरता में कमी, भूजल का प्रदूषण और खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश। ठीक है, प्रदूषक पौधों द्वारा अवशोषित होकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे जीवों में क्या होता है, जैव आवर्धन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मरुस्थलीकरण। ठीक है, मरुस्थलीकरण, ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने से भूमि बंजर हो जाती है, जिससे मरुस्थलीकरण को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होती है, ऐसे समझिए कि वह ध्वनि जो हमें अप्रिय लगे, मतलब अवांछनीय लगे, मतलब हमें जो है इरिटेशन पैदा करे, वो हमारे लिए क्या होगी, अवांछनीय होगी। ठीक है, तेज या अप्रिय ध्वनि जो मानव और जीव जंतुओं पर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इसकी जो तीव्रता है, किस में मापते हैं, डेसिबल में मापी जाती है, पूछा जाता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है, सबसे पहला है मानवीय कारण। तो मानवीय कारण में क्या क्या हो सकता है, वाहन, हवाई जहाज, ट्रेन और हॉर्न का जो शोर है। ठीक है, मतलब परिवहन से निकलने वाले जो हॉर्न हैं उनका जो शोर है। उद्योग, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और जो मशीनों से निकलने वाली तेज़ आवाज़ हैं, वो भी मानव को प्रभावित करती हैं। निर्माण कार्य, निर्माण स्थल पर उपयोग होने वाले उपकरण और मशीन, सामाजिक कार्यक्रम में जैसे लाउड स्पीकर और पटाखों का शोर, जो कि ध्वनि प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं। ठीक है, इसके प्राकृतिक कारण की बात करें तो बिजली का कड़कना, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी क्रियाएं, ठीक है, ये शामिल हैं। ध्वनि प्रदूषण के जो प्रभाव होते हैं मानव जीवन पर क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें श्रवण शक्ति मतलब श्रवण शक्ति में कमी आ जाती है। मतलब लगातार तेज़ आवाज़ सुनने से सुनने की जो क्षमता होती है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य जो है गड़बड़ हो जाता है, तनाव जैसी स्थितियाँ, चिड़चिड़ापन जो है, हाई ब्लड प्रेशर और नींद में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जीव जंतुओं पर इसका क्या असर होगा, तो पक्षियों और जानवरों के बीच संचार, आपस में प्रजनन और प्रवासन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, समुद्री जीव में जैसे जो सोनार होता है, ठीक है, सोनार और जहाज़ों का सोर्स जो है, समुद्री जीव जैसे बड़ी व्हेल मछलियाँ हो गई, उनको जो है खतरा रहता है। ठीक है, अब उसको जो है, आगे चलते हैं, आगे है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या होता है, ये ग्रीन मफलर ये होता है कि ध्वनि प्रदूषण को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, सड़क हो गया, रेलवे लाइन हो गया, इन सब के किनारे कतारबद्ध रूप में हम पेड़ लगाते हैं, जिससे जो हमारा शोर हो वो नियंत्रित हो जाए और आवासीय जो है स्थानों तक उनका प्रभाव कम हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि व्यस्त सड़कों, राजमार्गों और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास घड़े पेड़ और झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, है ना। आगे क्या है, आगे जो है ये तथ्य है, ये पूछा भी जाता है। WHO के अनुसार मानव स्वास्थ्य के लिए 45 dB मतलब 45 डेसिबल तक की ध्वनि आदर्श है, जबकि 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हानिकारक होती है, जो कि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के माप के लिए विभिन्न क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यह वर्गीकरण ध्वनि प्रदूषण विनियमन बोर्ड नियमन 2000 के तहत किया गया है। ठीक है, आगे है ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या है। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में जो है 75 dB और रात के समय में 70, व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 65, रात में 55, आवासीय क्षेत्रों में 55 और 45, शांत क्षेत्र में 50 और 40। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, मतलब ऐसा समझिए कि जब ग्रीन हाउस गैसों से, ठीक है, पृथ्वी के औसत तापमान में जो है वृद्धि होने लगे, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से ही ग्लेशियर का पिघलना, जिससे जो है समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है ना। आगे है जलवायु परिवर्तन। यह एक व्यापक शब्द है जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ उसके
प्रभाव को शामिल करता है, ठीक है। जैसे तापमान में बदलाव, वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, ठीक है, जिससे समुद्र स्तर का बढ़ना। ग्लेशियर जब पिघलेगा तो अत्यधिक मौसम की घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा आदि चीज़ें जो हैं, ये सब जो हैं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण है, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग है जलवायु परिवर्तन का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन सबसे जो प्रमुख कारण भी है यही है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जिसको हम पौधा घर गैसें या हरित गैसें कहती हैं। ये क्या करती हैं, पृथ्वी की ऊष्मा को वायुमंडल में रोककर तापमान को बढ़ा लेती हैं, ठीक है। जो ऊपर से सूर्य के प्रकाश और जो भी ऊष्मा आ रही है उसको बाहर निकलने नहीं देती, तो जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसके अंदर इसमें क्या क्या होती हैं, CO2, ठीक है। ये जो है 60% के करीब जो है, सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। आगे है फिर मीथेन जो है 20%, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये 6%। ये सब ऐसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, CFC जो हैं, ठीक है, और जलवाष्प, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव पड़ते हैं वो क्या, अभी हमने आपको बताया कि तापमान में वृद्धि होगी तो ग्लेशियर जो है पिघलेगा। जब ग्लेशियर पिघलेगा समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र और द्वीप जो है जलमग्न हो जाएंगे और जो है बाढ़ की समस्या से डूब जाएंगे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, बाढ़ और सूखे की घटनाओं में वृद्धि होगी, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे, जैव विविधता में कमी और प्रवाल व्यंजना, ठीक है, मतलब कोरल ब्लीचिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रमुख मानवीय क्रियाएं जो ग्रीन हाउस गैसें बढ़ाती हैं, क्या क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन का दहन, ऐसे ही पूछा जाता है ये, मतलब निम्न में से कौन सी क्रियाएं जो ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाती हैं, तो जीवाश्म ईंधन का दहन, वनों की कटाई, औद्योगिक उत्सर्जन, प्लास्टिक का जलना और अत्यधिक शहरीकरण। इसके नियंत्रण के लिए जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, नवीनीकरण ऊर्जा, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, इन ऊर्जाओं का प्रयोग करना चाहिए। और 3R मतलब किसी भी चीज़ को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाना चाहिए, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जैसे पेरिस समझौता हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, दुनिया भर के जो नागोया प्रोटोकॉल, मतलब पर्यावरण के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको जो है, उन सब के प्रयास से जो है इन सब प्रदूषण को कम किया जाता है, ठीक है। आगे है अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा वो होती है जिसका pH जो है 5.6 से कम होता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है वायुमंडल में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं, जो जलवाष्प के साथ मिलकर क्या क्या बनाते हैं, अभी हमने आपको बताया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिकम, ठीक है। ये अम्ल वर्षा के साथ जब पृथ्वी पर गिरते हैं जिससे ये अम्लीय वर्षा कहलाते हैं, तो ये पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, मानव सबको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, मानव गतिविधियाँ जो हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल जब हम जलाते हैं तो इनसे निकलने वाला धुआं जो है सीधे जो है पर्यावरण में जाता है, ठीक है। जैसे सॉक्स मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब उत्सर्जित होती हैं। ये प्रदूषक वायुमंडल में जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल बना लेती हैं, ठीक है, जैसे H2SO4, HNO3, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग, ठीक है, इसका मुख्य कारण है, ठीक है। अब हमने आपको प्रभाव के बारे में भी आपको बताया कि भवन और स्मारक का क्षरण, जलीय जीवन को नुकसान, मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है, ठीक है। वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ता है और मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये इतना ही। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।